मॉर्निंग टू एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस सर। ओके। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे थे? कोई आप लोगों में से मुझे कोई अपडेट करे? सर लास्ट क्लास में हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो लेजिस्लेशन को फॉर्म करने में यूज होते हैं, जिसमें से 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो हम उसी पे आते हैं। Actually, he was dealing the origin of the labor law, and in precise you have been told that the origin of the labor legislation is in fact a history of the continuous and relentless struggle from emancipation of the working classes from protection of the aggressive capitalism. ठीक है, ये बातें हमने बताने की कोशिश किया था। तो इस तरीके से दो ओरिजिन ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस जो है, मैंने आपको बताया कि इट कैन बी रेफर्ड एज प्रोसेस। इट कैन बी रेफर्ड एज प्रोसेस, बट व्हाट फैक्टर्स हेल्प दिस प्रोसेस टू टेक प्लेसेस? तो हम लोग ये समझने कर रहे थे कि क्या कौन से फैक्टर्स हैं। जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट। कोई अच्छा ज्वाइन किया है? तो फैक्टर्स ड्राइविंग द लेजिस्लेशंस ऑफ द लेबर लॉ आर मैनीफोल्ड्स, और उसमें से फ्यूज को हम लोग डील कर रहे थे, जिसमें से जो पहला है आपका द वॉइस ऑफ एक्सप्लॉयटेड सोसाइटी। इसको हमने बताया आपको। दूसरा हमने आपको ये बताया कि फेलियर ऑफ द कॉमन लॉ, ये भी बताया। तीसरा हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ग्रोथ ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो किस तरीके से ट्रेड यूनियंस जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रोथ कर रहा था, तो उसका जो है रोल रहा है। और मैंने आपको ये बताया लास्ट में कि इसके अलावा एक और फैक्टर्स जो है वो यूनिवर्सली और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो काम कर रहा था, और वो ये था कि सभी देश में यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेजेस जो हैं इसको अडॉप्ट किया जा रहा था। तो जिसके कारण से जो वर्किंग क्लासेस हैं इनको वोटिंग पावर्स जो है इक्वल वैल्यूज के मिलने लगे। अब ये किसी भी सरकार के लिए ये आसान नहीं था कि उनकी जो वॉइस हैं उनको वो ना सुने, उनकी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनको नजरअंदाज कर दे। जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उन्हें यह समझना होगा कि मैं आपको बार बार ज्वाइन नहीं करा सकता, ठीक है?
आप लोग अपने एक निश्चित समय बांध लीजिए कि हमें कब तक ज्वाइन कर लेना है, कब तक ज्वाइन नहीं करना है। शुरू के 10 मिनट्स मैं आपका इंतजार करता हूं। 10 मिनट के बाद में अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उससे मेरी यही आग्रह है कि वो कृपया करके ज्वाइन ना करें, इससे क्लास को डिस्टरबेंस होती है। वो मैं नहीं जानता, वो उससे आपका बार बार ज्वाइन करने से हमारे क्लास को डिस्टर्ब होता है। 10 मिनट के पास आपके पास समय है, 10 मिनट तक आपका नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं हो सकता। एक बार आप ज्वाइन कर लिए तो दोबारा हमको आस्क करने की जरूरत नहीं होती है, वो आप ज्वाइन कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमारे पास में दोबारा जो ज्वाइनिंग करने का ऑप्शन वो नहीं आता है। यस सर, रीजॉइन में दोबारा रिक्वेस्ट नहीं आता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स एक्शन में था, वो है इंपैक्ट ऑफ द कंटेम्परेरी इवेंट। तो उस समय कौन कौन से जो इवेंट हो रहे थे, कंटेम्परेरी इवेंट्स क्या थे और उसका क्या प्रभाव था, वो जानना बहुत जरूरी है। उसमें रूसो साहब को आप लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़े हैं, है ना, रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग ऑफ रूसो, फिर J.S. मिल। अब मिल साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें 2 लोग हैं, उनके पिताजी जेम्स मिल और उनके पुत्र जॉन मिल। तो आप जनरली जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे तो आप जो हैं जॉन मिल्स को पढ़ते हैं, बट इनफैक्ट बोथ आर द इकोनॉमिस्ट। वो आगे आप पढ़ेंगे कि दे आर द सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट, है ना। और रूसो साहब का ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि उनके वजह से आज विश्व में डेमोक्रेसी को मान्यता मिली। द रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग ऑफ द रूसो एंड द J.S. मिल्स एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमारे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं जानता। द राइट ऑफ द मैन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्लोगन्स जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उभर करके निकला है और जिसका पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज बढ़ाने में काफी मदद किया है। देन हीगल, विल थ्योरी आप जानते हैं, मार्क्स एंड एंजल्स एंड द रशियन रिवॉल्यूशंस वेयर aggravating the pace of the labor jurisprudence. So wherever there was a labor movement, simultaneously because of the contributions of these peoples and these events, industrial jurisprudence were aggravating. World was realizing the importance of the power of the laborers. किस अर्थ में? तो अर्थ यह था कि unless they produce, it will be difficult for warring nation to win. Warring nations, World War First, World War Second, तो ये बात के कोर्सेस हैं, लेकिन 1600 से लेकर के और 20 इतना समय तक बहुत सारे वार्स जो हैं, कॉलोनियल कंट्री जो हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है कॉलोनियल कंट्रीज का। उनको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी वार को जीत नहीं सकते। और प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? तब तक नहीं कर सकते हैं
जब तक वो वर्किंग कंडीशंस को ठीक न करे अपने। एंड इट इज पॉसिबल ओनली बाय गिविंग द बेटर वर्क कंडीशंस। ठीक है। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसका भी अपना एक रोल रहा है। तो रिवॉल्यूशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेयर bringing the worker community close to each other, ठीक है, and it become easier for working class of the underdeveloped world to know the better conditions of the services which were being provided to the working class of the developed world. आसान हो गया था ये बात समझना। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों के लिए उस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये आसान हो गया था इस बात को समझना कि डेवलप्ड कंट्री अपने यहाँ जो है वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फिर वो मांग करने लगे कि हमारे देश में भी वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आए। कंटेम्प्रेरी इवेंट के साथ साथ में, चूंकि इसको आप ये कह लीजिए कि वो जो कंटेम्प्रेरी इवेंट था उसका एक इफेक्ट था। उसका इफेक्ट क्या था कि विश्व में सोशलिस्ट मूवमेंट का राइजिंग हो रहा था और कार्ल मार्क्स जो हैं उसके प्रणेता थे। तो कार्ल मार्क्स showed that the exploitation of the labor class is inherent in the capitalist economic system. इन्होंने इस बात को बाकायदे प्रूफ किया। ठीक है। अपने हार्ड लेबर से 18 कितना साल वो लाइब्रेरी में जाते थे, रिसर्च करते थे। उनकी पत्नी उनके लिए टिफिन लेकर के आते थे और उनको सारा जो उनका मदद है उनका एक दोस्त करता था जिसको एंजल कहते हैं। तो उनकी बहुत सारी जो बुक्स है कार्ल मार्क्स की, आप देखे होंगे कि कार्ल मार्क्स के साथ साथ में एंजल भी लिखा रहता था। एंजल का लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस कम रहा है, लेकिन क्योंकि सारे फाइनेंसिंग जो है उसके एंजल करते थे तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने अपने नाम के आगे जो है उसका भी नाम जरूर लिखा था। और कार्ल मार्क्स ने ये बाकायदे मैंने जो आप इसको कह लीजिए कि एज ए रिसर्च जो है इस बात को प्रूव किया कि द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर क्लास इज इनहेरेंट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो जहां जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होना ही होना है। और इसलिए ही कॉल्ड फॉर यूनिटी ऑफ द वर्कर, यूनिटी ऑफ द वर्कर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्व के सारे वर्कर एक हों, एक मंच पे आए, ये कार्ल मार्क्स का कथन था। और उसका एक स्लोगन उससे भी ज्यादा मतलब ये रिवॉल्यूशनरी स्लोगन था। उन्होंने कहा कि द वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन चेन है। चेन मीन्स, चेन मतलब आपका बंधन। तो अगर आप खोगे तो आप अपना बंधन खोगे, उसके अलावा आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। एंड दिस हिज स्लोगन वाज इचोइंग इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। तो ये जो जितने भी कैपिटलिस्ट सर्कल्स थे
आपके विश्व में, वो कांप गए और वो मजबूर हो गए कि एडॉप्ट कर लें प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस फॉर लेबर्स को। एक ऐसा लेजिस्लेशंस को एडॉप्ट करने के लिए वो मजबूर या स्वीकार कर लिए जो कि लेबर के फेवर्स में हो, क्योंकि यही एक मात्र उनके पास विकल्प बच गया था, है ना। अन्यथा क्या होता कि उनके भी देश में रिवॉल्यूशनरी आइडिया जो है वो पनपने लगता, और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को पनपने कोई भी देश नहीं चाहता था। तो इफ यू विल look back and try to understand the political theories of the Western country, then you will find that at one time the French Revolution was so much assumed so much powerful, so much power that England became soft. डर था कि कहीं हमारे देश में वो फ्रेंच की जो राइट ऑफ मैन वाली जो आइडियाज के साथ में जो मूवमेंट वहां चल रहा था, जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, कहीं हमारे देश में ना आ जाए। और आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जो फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसका परिणाम क्या था, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही ब्रूटल। सरकार, चर्च, पीपुल, ट्राइपेट लड़ाई चल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, सरकार के भी नुमाइंदे मारे जा रहे थे, चर्च भी डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो उस तरह का खतरनाक आइडियाज जो है वो आपके इंग्लैंड में ना पनपे, तो सर हेनरी मेन ने 1700 समथिंग में सर हेनरी मेन जो है वो अपीयर हुए और उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया और राइट्स ऑफ द मैन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि उसमें रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को चेक करने में काफी मदद मिला। And he used the word evolution and not revolution. तो किसी भी व्यवस्था को चेंज करने में रिवॉल्यूशन सहायक नहीं होती है, हाँ इवोल्यूशन सहायक होती है। तो दीज आर द बीच का रास्ता उन्होंने निकाला। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस जिसको कि हर कंट्री उस समय अडॉप्ट करने लगी थी, यही उनके लिए एकमात्र विकल्प था उस रिवॉल्यूशनरी आइडिया के प्रति एंटीडोट के रूप में। तो जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो है इन मेनी कंट्री स्ट्रेंथन द ट्रेंड ऑफ द प्रोग्रेसिव प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन। और जहां लोग एडॉप्ट नहीं कर रहे थे तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो है प्रादुर्भाव हो रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पावर में आ रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पावर में आने के साथ साथ अपने देश में प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस वर्कर्स के फेवर्स में लेके आ रही थी। एक और फैक्टर्स भी है, ग्रोथ ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है। द ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज एंड द रोल ऑफ द ह्यूमैनिटेरियंस, द फिलैंथ्रोपिक
and social reformers like Hume, Place, Shaftesbury and others influenced the shape of the labor legislations. तो उस समय के तत्कालीन कुछ बुक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो। पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, बट वो पॉलिटिकल फिलॉसफीज अपने आप में नोवेल के रूप में लिखी गई है, बट दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग। वो नोवेल, भले ही वो नोवेल के रूप में लिखी है, लेकिन अंदर में पॉलिटिकल फिलॉसफीज है उस समय के। वो ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज और ये जो रोल रहा ह्यूमैनिटेरियंस का, फिलेंथ्रोपिक्स का, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि ह्यूम, प्लेस, शाफ्टेसबरी और अन्य, इन्होंने लेबर लेजिस्लेशंस में काफी सुधार लेके आया। और फिर सोशल जस्टिस, ठीक है ना, ये सोशल जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलॉसफीज है, it also assumed importance and the idea of the social justice, it has also played an important role in the growth of the labor legislations. This is because it represents the idea, क्या आइडिया को ये रिप्रेजेंट करते थे? ये सोशल जस्टिस जो है, ये इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता था कि जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लीगल राइट्स विच हैज लिटिल टू डू विद द एक्सपीरियंस ऑफ द जनरल सोसाइटी। समझने की कोशिश कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जो हैं किसी लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज कर देना या किसी लॉ के द्वारा क्रिएट कर देने से मात्र से जस्टिस जो है वो अचीव नहीं हो जाता। है ना? ये जो एब्स्ट्रैक्ट लीगल राइट्स हैं, हाँ आपका राइट्स हैं, कैसे हैं, कैसे आप इसको माने आप इस राइट्स को जो है रियलाइज करेंगे, अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए प्रोविजन, देयर इज ए मैकेनिज्म्स, इट इज एब्स्ट्रैक्ट लीगल राइट्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही सेड दैट, माने ये जो आइडिया ऑफ द सोशल जस्टिस, इट हैज एन फोकस ऑन द एक्सपीरियंस, इट हैज अ फोकस ऑन द legal rights which is the experience of the general society. So unless and until these legal rights are being experienced by the general society, rights has no meaning at all. It is an abstract right. दूसरी बात सोशल जस्टिस का वो ये क्या था कि जस्टिस कैन बी अचीव्ड थ्रू ए कंसिडरेशन and involvement of different social groups. In design and applications of law. तो जस्टिस जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता, और जस्टिस जो है वो प्राप्त किया जा सकता है कैसे? बाय कंसिडरिंग and by involvement of different social groups in design and application of the law. तो किसी भी पॉलिटिकल सोसाइटीज में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जब तक वो ग्रुप्स जो हैं खुद जो है किसी लॉ के डिजाइनिंग मीन्स क्रिएशन में या उसके एप्लीकेशन में, माने उसके उपयोग में वो इन्वॉल्व ना हो, उसकी है ना वो ग्रुप्स, या वो ग्रुप्स जब तक
खुद स्वयं जो है उस पर विचार न करे, तब तक जस्टिस अचीव नहीं हो सकता। तो सोशल जस्टिस मीन्स दैट द लॉ शुड एक्सपेंड टू मीट द सोशल कंप्रोमाइज। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि लॉ जो है शुड एक्सपेंड, लॉ को विस्तारित होना चाहिए कहां तक कि वो सोशल कंप्रोमाइज को एक्सेप्ट कर सके, एंड शुड नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय लिबरल कमिटमेंट टू द नॉन इंटरवेंशन एंड फ्री मार्केट। इस सोशल जस्टिस में किसी तरीके का कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टेंट किस बात का? कि जो पावर है वो पावर का इस्तेमाल जो है वो लिबरल्स के प्रति कमिटेड हो, वो कमिटेड हो नॉन इंटरवेंशन के प्रति, वो कमिटेड हो फ्री मार्केट के प्रति। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां लिबरल्स का मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा कि लिबरल्स का क्या मतलब है? आप में से कोई बताएं मुझे कि लिबरल्स का क्या मतलब है? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे कि नहीं? हाँ, तो लिबरल्स का क्या मतलब है, कोई बताए मुझे। मैं लिबरल्स किसके लिए रेफर कर रहा हूं? ये लिबरल्स वही लोग हैं। हाँ, बताओ बताओ। किसके? नहीं, आप मिसकंसीव कर रहे हो। यहां पर लिबरल्स जो थे, दे आर द सपोर्टर ऑफ द कैपिटलिज्म, दे आर द सपोर्टर ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो जब ये मैं कह रहा हूं कि सोशल जस्टिस मीन्स दैट लॉ शुड एक्सपेंड टू मीट द सोशल कंप्रोमाइज एंड शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट बाय लिबरल कमिटमेंट टू नॉन इंटरवेंशन। क्योंकि कैपिटलिस्ट तो ही थे जो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है उनके, मतलब कैपिटलिस्ट लोग थे उनके, और वो जिससे अपना कॉन्ट्रैक्ट करते थे, माने लेबर्स, उनके बीच में जो हो रहे कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंटरवेन न करे। गवर्नमेंट जो है वो फ्री मार्केट के सपोर्ट करे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया शुड नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय लिबरल कमिटमेंट। तो पावर शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द फेवर ऑफ द लिबरल कमिटमेंट टू नॉन इंटरवेंशन एंड फ्री मार्केट। एंड व्हाट द सोशल जस्टिस रिक्वायर्स? Social justice requires the redistribution of power from employers to workers. तो जो पावर्स एम्प्लॉयर के पास में होते थे वो पावर्स, ठीक है, वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के वर्कर्स के पास में एक बैलेंस्ड तरीके से चला जाए। तो these are the requirement of this is the requirement of the social justice. But one more thing, it means also the recognition of the value of the work to both the workers and to the social system as a whole. ठीक है, क्या मैंने कहा? रिकॉग्निशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क। और ये रिकॉग्निशन किसको
बोथ टू द वर्कर एंड टू द सोशल सिस्टम एज ए होल। माने हम जो कार्य कर रहे हैं, माने वर्कर्स जो काम कर रहा है, व्हाट ही इज, वो क्या काम कर रहा है, वो लेबर कर रहा है। तो उसकी लेबर का वैल्यू होना चाहिए। तो पहले क्या होता था, तो मैक्सिमम क्या होता था कि मैंने आपको हायर किया, आप ये काम कीजिए, आपने अपना किसी चीज को प्रोड्यूस करने में आपने अपना मेहनत लगाया, खूब आपने मेहनत किया और आप क्रिएट किए कोई चीज, कोई प्रोड्यूस किए, लेकिन वो जो आउटपुट है, वो जो प्रोडक्ट है, उसमें आपका वैल्यू कुछ मायने नहीं रखता है। वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, उसका ओनर कौन है? उसका ओनर वो व्यक्ति है जो आपको हायर किया था। अब जो हायरर है वो उसको किसी भी दाम में बेच दे, आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसमें ऑब्जेक्शन करें। क्यों? क्योंकि योर वर्क हैज नॉट एनी वैल्यू। और क्या चाहते थे ये लोग कि मैं ये प्रोड्यूस किया हूं, ठीक है, पैसा जो है वो ओनर का लगा है, वो एम्प्लॉयर का लगा है, लेकिन इसमें मेरा मेहनत भी लगा है। तो मेरा जो मेहनत है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो उस वैल्यू के हिसाब से हमको उसकी कीमत मिलनी चाहिए। कीमत रिम्यूनरेशन के रूप में मिलना चाहिए। वो रिम्यूनरेशन चाहे वेज हो, चाहे कोई अनदर सिस्टम ऑफ रिम्यूनरेशन हो जिसमें कंपाउंड नेचर का हो, जो कि इसमें वेज भी हो, और अगर उस चीज को सेल होता है तो उसका प्रॉफिट इन परसेंटेज, एनीथिंग जो भी आप रेफर करें वो, ठीक है। दिस सोशल, तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो सोशल जस्टिस है, इट रिक्वायर्स redistribution of the power from the employers to workers, but also it means recognitions of the values of the work to both workers and social system as a whole. So it is understood that these recognitions guarded against the treatment of the labor merely as a commodity or article of commerce, and ensured that the global industrial peace could be maintained. तो ये क्या कहना चाहता हूं मैं, ये जो रियलाइजेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस, which is a important factor which helped the process of the emancipations, or the process of the coming into existence of the legislation in the favor of the labor, ठीक है, it guarded against the treatment of laborers merely as a commodity or article of commerce. तो ये जो सोशल जस्टिस है, इसने बहुत बड़ा इसका भी रोल रहा है। वो क्या रहा है कि इसने लेबर को रियलाइज कराया, कि मैंने दुनिया को उसने रियलाइज कराया, समाज को रियलाइज कराया कि लेबर्स जो हैं मात्र कमोडिटी नहीं, आर्टिकल ऑफ कॉमर्स नहीं, ठीक है। और आपको ये सुन करके बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं कि मेयर, माने लेबर्स को कह रहे हैं कि लेबर मेयरली एज ए कमोडिटी और आर्टिकल ऑफ कॉमर्स। हाँ, समय था ऐसा कि लेबर्स को समझा जाता था जस्ट लाइक अदर थिंग इट इज ऑल्सो ए कमोडिटी, just like another thing, it is also an article of commerce which can be sold, which can be purchased, which can be hired.
can say that today's legislation is in fact a compromise, है ना? It is a compromise. और बहुत सारे दूसरे चीजों को एक्सेप्ट कर लिए गए। आपको हम वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, आपको उस पर क्लेम नहीं है, लेकिन उसके बदले में मैं आपको बहुत सारी चीज दे रहा हूं, आपको ग्रेचुइटी दे रहा हूं, आपको पीएफ दे रहा हूं। तो एज ए कोर्स, एज ए रिजल्ट ऑफ विच लेबर्स जो हैं फिर अपना जो ओनरशिप राइट है उसको वो सरेंडर मतलब जो करने के लिए वो एक्सेप्ट है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। पर आगे आप आईपीआर में भी पढ़ोगे कि उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं कि लेबर्स जो हैं उनके पास में कॉपीराइट रिटेन रहता है। कैसे, वो आपको मैं लेबल आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये पोजीशन है आज के डेट में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। और वर्तमान में जहां जहां लेबर लेजिस्लेशंस है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में उसके जो रूल्स जो वो निकालते रहे हैं उससे प्रभावित होकर के अपने यहाँ वो रिफॉर्म किए गए। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 1929, and it has been a very forceful factor in setting the course of the labor legislations in all the world. Now, no doubt that India is not an exception to this. ILO, by trying to establish uniform labor practices, insofar as the diverse conditions and uneven economic development of the world permit, has done an outstanding services in the field of the labor legislation. तो ILO जो था, जो कि 1919 में इस्टेब्लिश हुआ, आज ये ILO जो है ये यूनाइटेड नेशंस का एक संस्था है और इसने बहुत अथक प्रयास किया, डिस्पाइट कि विश्व में अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग नेचर का गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल प्रोसेस अलग अलग है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है। उसके बावजूद इस ILO ने यह प्रयास किया कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी देयर आर द सर्टेन प्रिंसिपल्स कैन बी मेड, और वो ऐसे प्रिंसिपल्स हों कि किसी भी देश को उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ILO थ्रू कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस, तो ILO काम कैसे करता है? कन्वेंशंस के जरिए और रिकमेंडेशंस के जरिए have undertaken the task of creating international minimum standard of the labor. ठीक है, तो उसने बहुत सारे जो है इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लेबर्स, इसको लेकर के उसने कन्वेंशंस किए, इसको लेकर के उसने रिकमेंडेशंस किए हुए, उसमें गाइडलाइंस बनाए गए। They cover the wide range of the subjects, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट्स मैटर में क्या था? वेजेस, आवर ऑफ वर्क, एनुअल हॉलिडे विथ पे, मिनिमम एज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, मैटरनिटी प्रोटेक्शंस, इंडस्ट्रियल हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, right to organize and bargaining,
collectively, employment conditions of the seamen and unemployment, और भी बहुत सारे मैटर्स हैं। तो इन सभी मैटर्स में एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसको लेकर के आईएलओ ने बहुत सारे कन्वेंशंस किए। लोगों की जितने भी कंट्री नेशंस थे, है ना, नेशन कंट्री थे, उनके रिप्रेजेंटेशंस उसमें बैठे, सम्मिलित हुए और सर्टेन प्रिंसिपल्स जो हैं ड्राफ्ट किए गए, जो कि ओपन कर दिए गए कि मेंबर्स कंट्री जो हैं इसको एक्सेप्ट कर ले। बहुत से लोगों ने, बहुत सारे कंट्री ने इसको अडॉप्ट कर लिया एज इट इज। कुछ कंट्रीज ने जो है विथ रिजर्वेशंस के साथ में इसको एक्सेप्ट कर लिया। कुछ कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं भी किया, लेकिन उसकी गाइडलाइंस को वो अपने आप फॉलो कर रहे हैं। तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट लेबर इज नॉट ए कमोडिटी, तो आईएलओ का ने एक प्रिंसिपल्स निकाला, मैंने सजेस्ट किया, और वो प्रिंसिपल्स क्या था कि लेबर इज नॉट ए कमोडिटी। लेबर जो है वो एक कमोडिटी नहीं। ये सभी देशों को प्रभावित किया, सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट किया। और दूसरा क्या कि पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट ए डेंजर टू द प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। जहां भी पॉवर्टी होगा तो वो उस देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए खतरा होगा। इसको भी सभी इस स्लोगन से भी सभी देश जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, और फिर अपने यहाँ देश में जो है उन्होंने लेबर लेजिस्लेशंस के प्रति जब वो सम्मुख हुए, जब वो अग्रसर हुए, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किस तरीके से जो है लेबर लेजिस्लेशंस को बनाया जाए कि पॉवर्टी ना हो। क्योंकि वर्कर्स भी एक किसी भी देश के सोसाइटी के एक हिस्सा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का आपका खत्म होता है, और बाकी हम लोग कल देखेंगे। किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछने हैं तो कल मिलेंगे। थैंक यू, आप लीव कर सकते हैं।